देखिए ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सड़क है ना, ठीक है, और यहां से हमको एक, इस सड़क से यहां से हमको एक ओवर ब्रिज बनाना है ना, ओवर ब्रिज बनाना है। और ये मान लीजिए कि ये मार्केट है, यहाँ पर, यहाँ भी एक रास्ता है ना। ऐसा मतलब ये करना है ताकि जो इसकी हाइट हो जाए, है ना, एक ऐसी हाइट हो जाए ताकि जो है ना, इधर से भी गाड़ियां जो है जा सके, है ना। तो देखो ये क्या है, ओवर ब्रिज, देख रहे हो ना। तो कहने का मतलब एक निश्चित हाइट h देने के लिए हमको यहाँ एक निश्चित एंगल देना पड़ेगा, एक निश्चित एंगल देना पड़ेगा। इसलिए देखना ओवर ब्रिज जब बनता है ना, तो हमको एक निश्चित हाइट ये देना पड़ेगा कि गाड़ियां भी जो है इस पर आसानी से चढ़ जाए, आसानी से चढ़ जाए। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा हाइट दे दें, ऐसा हाइट दे दें, आप मान लीजिए सोचेंगे कि हमको ओवर ब्रिज बनाना है, तो यहां से यहां उठा दे ऐसे, तो बताइए क्या गाड़ी चढ़ पाएगी? है? मतलब बहुत दिक्कत होगा, इसमें जान का खतरा रहेगा, है ना। तो हमको एक ऐसा स्लोप देना है ना, ऐसा स्लोप देना है ताकि जो है गाड़ी भी जब चले ना तो उसको पता ना चले कि जो है हम ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। तो एक ऐसा एक एंगल यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, एक ऐसा कोण हम यहाँ पर देंगे ताकि जो है हमको निश्चित हाइट मिल जाए। अब प्लस इस कोण को ध्यान में रखते हुए, है ना, इस कोण को ध्यान में रखते हुए करना है ताकि गाड़ी जो है इस ब्रिज पर आसानी से चढ़ भी जाए और उतर भी जाए, ऐसा समझ में। इसीलिए देखना ओवर ब्रिज जब बनता है ना तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा लेता है ना, ज्यादा दूरी जो है कवर करता है, तब हम जो है ओवर ब्रिज पर यहाँ पर पहुंच सकते हैं। बात आया समझ में। तो यहाँ जिस कैलकुलेशन, है ना, का हम प्रयोग करते हैं हाइट निकालने के लिए, कितना एंगल होना चाहिए, है ना, ये इसमें जो हमारा पैमाना यूज होता है उसी का नाम क्या है, त्रिकोणमिति। ऐसे सिचुएशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना, ऐसा समस्या जहां क्रिएट हो जाए वहां पर इस त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। देखो त्रिकोण कहने का मतलब, बात समझना आप लोग, त्रिकोण, तो त्रिकोण कहने का मतलब इसमें तीन कोण है, कितने हैं, यानी ट्राई एंगल, देख रहे हो ना, ट्राई एंगल, तीन कोण। अब इसे क्या बना, क्या बना, त्रिभुज बना कि नहीं बना, क्या बना, त्रिभुज। तो ये त्रिकोणमिति को हम एक 2D ज्योमेट्री, कौन सा, ट्रायंगल, किस पर अध्ययन करते हैं, ट्रायंगल पर अध्ययन करते हैं, त्रिभुज पर अध्ययन करते हैं। और जनरली इस त्रिभुज में हम जो है समकोण त्रिभुज का बात करेंगे, किसका, समकोण त्रिभुज का बात करेंगे, यानी राइट एंगल का बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेंगे। है समझ में, किसका बात करेंगे, समकोण त्रिभुज का है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोगों को जानकारी भी होगा पहले से कि समकोण त्रिभुज क्या होता है ना, समकोण त्रिभुज क्या होता है। चलिए आइए हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि कोण के हिसाब से जो त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। द ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, है ना, आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा होता है समकोण त्रिभुज जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी जिसको अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम दो ही त्रिभुज का बात, तीन त्रिभुज का बात कर रहे हैं, जिसमें से एक त्रिभुज को हमको चूज करना है, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का कहानी ये है ना, समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, तो एक जो है पाइथागोरीय त्रिक पर आधारित है। किस पर, पाइथागोरीय त्रिक पर आधारित है। किस पर आधारित है, पाइथागोरीय त्रिक, है ना। चलो आ गया, तो एक बार इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लीजिएगा, पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है। तो पाइथागोरीय त्रिक में ए, बी और सी, मान लीजिए कि हम तीन नंबर लेते हैं, तीन नंबर लेते हैं, और इसमें जो है मान लेते हैं कि सी जो है सबसे बड़ा है, ए से भी बड़ा है और सी बी से भी बड़ा है। यदि सी का वर्ग
ए के वर्ग के और बी के वर्ग के योगफल के बराबर हो, यदि ऐसा सिचुएशन है तो हम कहेंगे कि ए बी सी में क्या है, पाइथागोरीय त्रिक है, पाइथागोरीय त्रिक है। और यदि इसको, है ना, और यदि इसको भुजा मान लें, साइड्स ऑफ ट्रायंगल मान लें, साइड्स ऑफ ट्रायंगल मान लें और त्रिभुज खींचेंगे तो वह त्रिभुज हमेशा कौन सा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ऐसा समझे, वह त्रिभुज हमेशा कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है कि जिसमें एक कोण हमको कितना मिलेगा, 90 डिग्री। कितना मिलेगा, 90 डिग्री। मान लिया कि यह जो है कोण जो है बी पर बना रहा है, 90 डिग्री कहाँ बना रहा है, बी पर, और ये ए और सी जो है अन्य पॉइंट है इसके, है ना। तो ये जो त्रिभुज बना, ये कौन सा त्रिभुज है, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज। यहाँ पर कोण बी कितना डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो त्रिभुज होगा वो कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। है समझ में, कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो कौन सा त्रिभुज होगा ये, समकोण त्रिभुज। अब देखो समकोण त्रिभुज में कुछ खास बातें क्या हैं, खास बातें, चलिए देखिए समकोण त्रिभुज में कुछ खास बातें गौर से देखिएगा सब लोग। इसमें जो है यहाँ पे देखिए जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, इसका 90 डिग्री का, देखिए ध्यान से, यही ना बन रहा है। एक यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। कहा जाए कि 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है ना, वो भुजाएं कौन कौन सी हैं, बोलो, ए बी और ए सी, ए बी और बी सी, है ना। ए बी और बी सी ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का कोण। हाँ, तो भुजाएं ए बी और बी सी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ऐसा में लंबवत होते हैं, यानी ए बी जो है बी सी पर क्या होगा, लंब होगा। ए बी बी सी पर लंब होगा। ऐसा में ए बी बी सी पर लंब होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए ए बी और बी सी जो है या तो आधार कहेंगे और नहीं तो इसको लंब कहेंगे, तो ही नाम देंगे, है ना। आधार का मतलब यदि नीचे वाला पार्ट है ना, जनरली जिस पर टिका हुआ है वो आधार होता है, और जो लंबवत दिशा में होता है उसको हम लंब कहते हैं। आए समझ में। तो जनरली ए बी और बी सी अभी ऐसे डिनोट नहीं करेंगे, फिलहाल हम इसको भी यही समझेंगे कि ए बी और बी सी आधार या लंब हो सकता है। यानी ए बी को आप क्या कह सकते हैं, इसको आप आधार कहिए, अंग्रेजी में क्या कहिएगा, इसको बेस कहिए। आप मन करे तो इसको लंब भी कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। उसी हिसाब से नीचे वाले को आप बेस कहिए, आप मन करे तो परपेंडिकुलर कहिए, परपेंडिकुलर कहिए, यानी आधार कहिए चाहे लंब कहिए। बात समझ में आ रहा है। तो ये दोनों लंब बनाने वाली भुजाएं हैं, ए बी और बी सी। ए बी और बी सी कौन भुजाएं हैं, लंब बनाने वाली भुजाएं हैं। लेकिन जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, यानी ये कर्ण है। क्या है, कर्ण। ऐसा समझ में। तो एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं और तीनों का नाम अलग अलग, एक कहलाता है कर्ण, दूसरा कहलाता है लंब और तीसरा कहलाता है आधार। है समझ में। तीसरा क्या कहलाता है, आधार। कर्ण को एच से दिखाते हैं, लंब को पी से दिखाते हैं और आधार को बी से दिखाते हैं। है समझ में। तो एक समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं। तीनों का नाम लंब बनाने वाली भुजाएं, लंब और आधार मिल करके लंब बनाती हैं, 90 डिग्री कोण बनाती है। और बाकी जो तीसरी भुजा कर्ण होती है, और कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है। इसमें जो H होगा वो P से क्या होगा, बड़ा होगा, और जो H होगा वो B से क्या होगा, बड़ा होगा। होता कहां से होगा, H तो दोनों केस में क्या है, बड़ा है। तो बोलो सबसे बड़ा कौन है, H।
सबसे बड़ा कौन है? एच। एच जो है पी से बड़ा है और एच जो है बी से। कोना त्रिक से, पाइथागोरीय त्रिक से। अच्छा, पाइथागोरीय त्रिक पर इसको हम लागू करेंगे तो जब बड़ा ये है तो पाइथागोरीय त्रिक से ही पाइथागोरस प्रमेय बना है। क्या बना है? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट कोई बोलेगा? बोल के बताओ। बड़ी भुजा का वर्ग। हाँ, बड़ी भुजा का वर्ग। तो बड़ी भुजा बोलो कौन है? एच है ना। तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ऐसा में यही पाइथागोरस प्रमेय है। क्या ये? पाइथागोरस प्रमेय है। और इसी को हम मान लीजिए नाम से लिख दें तो लिखेंगे कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसा में कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो समकोण त्रिभुज पर कौन सा प्रमेय लागू होता है? पाइथागोरस प्रमेय लागू। बाहर कर दो इसको। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पाइथागोरस प्रमेय। बात समझ में आ रहा है? अब इसी से इधर उधर करके तुम लंब निकाल सकते हो, आधार निकाल सकते हो। मान लीजिए कि यहां से यदि हम कर्ण निकालें, क्या निकालें? कर्ण। तो स्क्वायर जब खत्म होगा तो इधर किसमें हो जाएगा? रूट में। यानी हो जाएगा ये कितना? स्क्वायर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? यदि यहां से मान लीजिए आपको लंब निकालना है तब अंडर रूट में कर्ण के स्क्वायर में से किसको घटाएंगे? आधार के स्क्वायर को। यदि मान लीजिए यहां से आपको आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से किसको घटाएंगे? बोलो, लंब के स्क्वायर को घटा देंगे। ऐसा में सब एक लेंथ है इसलिए सबकी यूनिट क्या बनेगी? इकाई बनेगी। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, मीटर में होगा तो मीटर में। ऐसा में तो ये है पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित स्टेटमेंट। ठीक है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं और बाकी जो अन्य दो छोटी भुजाएं होती हैं वो लंब या आधार होती हैं, है ना। इसमें जो है बड़ी भुजा कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो छोटी भुजाओं लंब या आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट 9 वाले भी पढ़े हैं और 10 वाले भी पढ़े हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सब निकाल लोगे? हाँ, ठीक है। अब यहां से हम अगला पॉइंट चालू करते हैं क्योंकि देखो त्रिकोणमिति के लिए ये स्टेटमेंट जो है आपको आना चाहिए। इसको, ये चीज जिसको नहीं आएगा है ना उसको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा। ऐसा समझ में? इसलिए 9 वालों को भी पहले ये सब पढ़ा दिया गया है और 10 वाले तो खैर पढ़े ही हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम त्रिकोणमिति को अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसको हमने नाम दे दिया ABC। ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्या नाम दे दिया? ABC। अब देखिए, अब हम यहां पर अपने पॉइंट पर चलेंगे। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग जो पहला स्टेज अध्ययन करेंगे उसका नाम होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या नाम होगा? हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात। है समझ में? क्या नाम होगा? त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। ट्राइगोनोमेट्रिक मेट्रिक रेशियो इसका नाम होगा। अनुपात पढ़ेंगे। अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि दो नंबर है हमारे पास A और B, तो इसका अनुपात में ऐसा ही ना लिखेंगे, है ऐसे लिखेंगे। इसी चीज को हम बट्टा में भी लिख देते हैं, बट्टा में भी लिख देते हैं, तो ना अनुपात हुआ। तो उसी तरह से हम इसमें देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जब हम अध्ययन करें इसका स्टेटमेंट यही निकलता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। यदि इन तीनों भुजाओं में 2-2 भुजा का अनुपात निकालें, कोई 2 भुजा ले लीजिए
और उसका अनुपात निकालिए तो वही अनुपात क्या बनेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा। आइए निकालते हैं। देखिए सब लोग जरा गौर कीजिएगा, इसमें देखो कौ भुजा है, 3 गो। कौ भुजा है जी, 3 गो है ना, AC है, AB है और BC है। अब जरा गौर से देखिए, अनुपात, भुजाओं के अनुपात हमको निकालना है। क्या निकालना है, भुजाओं के अनुपात। अब भुजा का अनुपात क्या क्या बनेगा, हम जो है अध्ययन करेंगे यहाँ पर। देखिए ध्यान से जरा, भुजा का अनुपात पहले मान लीजिए AB और BC ले लें तो क्या बनेगा, AB बटा BC बनेगा। मान लीजिए कि AB और AC ले लें तो AB बटा क्या बनेगा, AC। मान लीजिए कि BC और AC ले लें तो BC बटा क्या बनेगा, AC। ठीक है, BC बटा AC। और इसी को उलट दे तो एक और रेशियो नहीं मिल जाएगा, BC बटा AB, AC बटा AB है ना, और AC बटा BC। देख रहे हो कई गो अनुपात मिला हमको, 6 गो। कई गो अनुपात मिला, 6 गो अनुपात मिला। कई गो मिला, 6 गो। लेकिन अब एक और चीज हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जो अनुपात हम निकाले हैं है ना, यदि हम किसी एंगल के सापेक्ष कर दें, मान लीजिए कौन सी है, देखो 2 कोण है ना यहाँ पर, A और C। देखो यहाँ A और C को ना हम कहेंगे कि ये न्यून कोण है। क्या है जी, कौन सा कोण है ये, न्यून कोण है। समझ में, A और C कौन सा कोण है, न्यून कोण है। यदि मान लीजिए कि कोण C के सापेक्ष ले लिए, किसके सापेक्ष, कोण C के सापेक्ष, कोण C के सापेक्ष ले लिए, तो अब यहाँ पर देखिए कोण C के जब सापेक्ष लेंगे ना, यदि ऐसा हम कर रहे हैं तो ये समकोण जो त्रिभुज है ना, तो ये वाली जो भुजा है ना ये लंब बन जाएगी। क्या, लंब। और ये वाली भुजा आधार बन जाएगी और ये वाली भुजा कोण बन जाएगी। और इसको F से दिखाते हैं, इसको P से दिखाते हैं और इसको B से। जब हम एंगल फिट कर देंगे ना तो देखो एंगल के सामने वाली जो भुजा बनेगी वो लंब बनेगी हमेशा। है समझ में, जो कोण हम फिक्स करेंगे, जो भी नॉन को ये फिक्स करोगे तो इधर वाला लंब बनेगा, ये फिक्स करोगे तो इधर वाला लंब बनेगा। तो भुजाओं का अनुपात तो निकाले हैं, लेकिन किसके सापेक्ष निकाले हैं, कोण C के सापेक्ष निकाले हैं। तो जैसे C के सापेक्ष निकालेंगे तो लंब बोलो कौन बनेगा, AB बन जाएगा। लंब कौन सा बन जाएगा, AB। लंब कौन सा बन जाएगा, AB। और आधार कौन सा बन जाएगा, BC। यदि A मान लें A के सापेक्ष तो लंब कौन सा बन जाएगा, BC। है समझे, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब देखो AB बाई BC, इसको आप क्या लिखोगे, AB लंब माने हो ना, तो इसको आप लिख सकते हो P बाई B। नहीं लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, B बाई P। उलट गया ये, और इसको क्या लिखोगे, P बटा H। इसको क्या लिखोगे, H बटा P। इसको क्या लिखोगे, बोलो, B बटा H। इसको क्या लिखोगे, बात समझ में आया है। तो देखो ये रेशियो दिख गया ना, 6 गो। लेकिन 6 का अपना एगो नाम है, लड़का पैदा हो जाए तो नाम ना रखा है तो कौन उसको पहचानेगा, है ना। तो इसका भी 6 गो पैदा हो गया सर, तो इसका भी नाम रखना जरूरी है। तो 6 गो कौन कौन है, एगो है साइन, क्या है, एगो है कोसाइन, एगो है टेंजेंट, इसका उल्टा कोसेकेंट, है ना। एगो है इसका उल्टा सेकेंट, है ना, कोसेकेंट, CANT, कोसेकेंट, है ना। अब देखो एक है कोटेंजेंट, क्या है, कोटेंजेंट है। देख रहे हो ना, 6 गो। कब है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म कभी भी लिखेंगे स्मॉल लेटर से, किससे, इसका शॉर्ट फॉर्म कॉस, इसका शॉर्ट फॉर्म टेन, इसका शॉर्ट फॉर्म कोसेक, इसका शॉर्ट फॉर्म सेक, इसका शॉर्ट फॉर्म कॉट। देखो 6 गो नाम हो गया। अब देखो साइन कौन आपको कहेंगे, तो ध्यान से सुनिए, साइन जो होगा ना वो हमेशा लंब और कोण का रेशियो बताएगा। साइन किसका रेशियो बताएगा, लंब और का। तो लंब कौन है, यही ना, तो इसको हम कहेंगे साइन। कौन से कोण पर बता रहा है, C पर, है समझ में। जब कॉस आ जाएगा तो ये हम कहेंगे कि ये आधार है। कॉस में क्या आ गया, आधार ना, ये आधार और कोण का रेशियो बनाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कॉस C।
समझ में? और ये देखो, ये लंब और आधार का रेशियो, लंब और आधार का रेशियो जो बताएगा उसी का नाम क्या है? tan है। क्या है? tan है। अब इसका उलट दो, देखो, अब इसको देखो ध्यान से, ये इसका उल्टा है ना, तो ये उसका उल्टा, तो इसका उल्टा tan का जो बचेगा वो cot बचेगा। क्या? याद रखिएगा, cot c, cot c। ये देखो, अभी 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 आपको क्लियर नहीं होगा कि उल्टा है, लेकिन अभी आपको मैं बताऊंगा कि एक दूसरे की क्या है, उल्टा है। कैसे उल्टा है? ठीक है, तो ये cot c हो गया। उसी तरह से इसको हम कहेंगे, है ना, ये क्या है? AB बाई AC है ना, तो ये इसका उल्टा है ना, तो ये cosec बन जाएगा। क्या? cosec c। और देखो, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है ना, तो ये बन जाएगा एक और c बन गया, कौन सी? बात समझा गया? तो बोलो, कै गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? 6 गो। लंब और कोण का रेशियो साइन, लंब और कोण का रेशियो साइन, आधार और कोण का रेशियो कॉस। 2 गो बस याद रखो, बाकी सब अपने से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मैं आपको समझाता हूं। देखो, आपको 2 चीजें जब याद होगी ना, जैसे मान लीजिए कि आपको, मान लीजिए साइन का याद हो गया, साइन कोण सी बराबर, आप देखेंगे यह लंब का और कोण का रेशियो। क्रॉस का भी जब आप निकालेंगे ना, तो ये जो है आधार का और कोण का रेशियो होगा। अब इन दोनों को जब भाग लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, साइन कोण सी या कॉस कोण सी, और दोनों को भाग लगाइएगा, P बाई एच और B बाई एच, एच एच बोलो बच्चा क्या? P बाई बी। और P बाई बी देखो तो कौन ना के बराबर है, तो बोलो आपको 2 गो मालूम रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? है, रहना चाहिए ना। अब यहाँ पर देखो 3 गो आपको मालूम हो गया कि नहीं है, कि दोनों को भाग लगाएंगे तो tan हमको मिल जाएगा, यानी tan c बराबर हो गया लंब बटा आधार। अब कहता है, गौर से देखिए आप लोग, गौर से इसमें देखिए कि साइन जो c है ना, साइन जो c है वो देखिए किसके बराबर है? नहीं, साइन c का पहले मान निकालते हैं, P बटा h, और यहाँ पे cosec c का मान निकालिए, तो h बटा p है कि नहीं है? बोलो एक दूसरे के, ये P बाई एच H बाई पी है ना, है ना, ये P बाई एच H बाई पी। यदि मान लीजिए कि इसको हम ऐसे ही रहने दें, इसको ऐसे ही रहने दें, और इसको उलट दोगे तो ये P बाई क्या होगा? H होगा, तो इधरों का उलट जाएगा, कौसे कोण C। अब ध्यान से देखो ना, ये बबुआ लोग को देखो ना, ये बबुआ दोनों को बराबर है, इसका मतलब इसलिए साइन कोण जो C होगा 1 अपॉन कॉसेक कोण C के बराबर होगा। देखो ये एक दूसरे को उल्टा हो गया कि नहीं है? जब साइन का पता हो ना तो इसको उलट दो तो कोसेक का पता चल जाएगा। ऐसा देखो साइन कोण C हो गया, इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, कौसेक कोण C लिखोगे तो ये 1 बट्टा में साइन कोण C हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन का रेशियो किसका? हाँ, उसी कोण पर, उसी कोण पर यदि कौसेक का रेशियो ले लें तो उन दोनों का गुणनफल 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ऐसा समझ में? तो इससे ये क्लियर हो गया कि साइन का मालूम रहेगा ना तो कौसेक का निकालने के लिए उसको क्या करेंगे? उलट देंगे। क्या कर देंगे? उलट देंगे। इसी तरह से ये साइन और कौसेक में रिलेशन हो गया। ऐसे ही जो है ना कॉस, कॉस जो सी होता है ना ये 1 बाई सेक सी की क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए हम कहते हैं कॉस कोण सी इंटू सेक कोण सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसा में अब इसी तरह से आप tan को निकालोगे तो tan कोण सी अब बराबर होगा 1 बाई कोट कोण सी, कोट कोण सी। इन दोनों को गुणा करोगे तो tan कोण सी इंटू कोट कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। देख रहे हो ना? यानी इसका मतलब ये होगा साइन कोसेक के उल्टा होता है और कोसेक सेक के उल्टा होता है। एक दूसरे का भी कह सकते हो, सेक कोसेक का उल्टा होता है। tan कोट, कोट tan एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप देख भी सकते हो यहाँ पर ये tan है ना तो कोट को गौर से देखो, है ना, ये P बाई बी है तो ये क्या है? उल्टा है कि नहीं? ये साइन है तो ये कोसेक को देखो, P बाई एच है तो ये क्या है? H बाई पी। ये कॉस सी है तो ये B बाई एच है तो ये क्या है? तो बोलो कोसेक, कॉस का उल्टा कौन बनेगा? साइन का उल्टा कौन बनेगा? और tan का उल्टा कौन बनेगा? इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना कितना वैल्यू आएगा?
1 आएगा ना। कॉस कॉस और सेक को गुणा करोगे 1, साइन और कोसेक को गुणा करोगे 1, tan और कॉट को गुणा करोगे 1। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के